बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे सरकारी फीस की अदायगी में करोड़ों रुपए के गबन का इल्जाम। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। एंटी करप्शन ने शेख रशीद को 15 जुलाई को तलब कर लिया। सरकारी फीस की अदायगी में करोड़ों रुपए के गबन का इल्जाम है। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। एंटी करप्शन ने शेख रशीद को 15 जुलाई को तलब कर लिया है। सरकारी फीस की अदायगी में करोड़ों रुपए गबन का इल्जाम है। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। तफसीलात रिजवान नकवी से जानते हैं। रिजवान, क्या मामला है ये? बिल्कुल, सरकारी फीसों की अदायगी में करोड़ों रुपए के गबन के इल्जामात पे साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में तलब कर लिया गया है। एंटी करप्शन हेडक्वार्टर की जानिब से शेख रशीद को नोटिस जारी करके शेख रशीद को 15 जुलाई को लाइफ रेजिडेंशिया हाउसिंग सोसाइटी को फरोख्त की गई अराजी की मुकम्मल तफसीलात और रिकॉर्ड समेत जो है वो एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में फरीदकोट हाउस में तलब किया गया है। एंटी करप्शन की जानिब से लाइफ रेजिडेंशिया हाउसिंग सोसाइटी को शेख रशीद की जानिब से फरोख्त की गई अराजी की सरकारी फीसों की मद में बड़े पैमाने पे खुर्द-बुर्द करने का इल्ज़ाम है, जिस पे एंटी करप्शन ने इंक्वायरी शुरू करके शेख रशीद को नोटिस जारी किया है। और एंटी करप्शन के नोटिस में शेख रशीद को वाज़े तौर पे इंदिया दिया गया है कि अगर वो एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में पेश होकर रिकॉर्ड सबमिट नहीं कराएंगे, अपना मौक़िफ़ बयान नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ यकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ साथ एंटी करप्शन हेडक्वार्टर की जानिब से लाइफ रेजिडेंशिया हाउसिंग सोसाइटी जो कि इस्लामाबाद में वाक़ है, उसकी इंतज़ामिया को भी रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया गया है। जी ठीक है रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी मामले पर बात करने के लिए शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सरकारी फ़ीस की अदायगी में गबन का इल्ज़ाम है और आपको तलब भी किया गया है, क्या मौक़िफ़ है आपका इस पर? देखिए, अभी तो सौदा ही मुकम्मल नहीं हुआ जी। उनके चेक डिसऑनर हो रहे हैं, अभी तो उनका सौदा मुकम्मल नहीं हुआ और हमारे पास है जमीन। इनको तकलीफ है, इन्होंने लेनी है, ये ले लें। अगर इनसे ऐसे ही खाम मुझे इलेक्शन में इनको रोकने के लिए इन्होंने 15 तारीख का शादस नोटिस दिया है, इन्होंने मेरी सिक्योरिटी वापस ली है। हालांकि सिक्योरिटी उसको दी जाती है जिसमें पूरा बोर्ड बैठता है, जिसमें एजेंसीज के लोग भी होते हैं और जिसमें हाई ऑफिशियल के सेक्रेटरी भी होते हैं। इन्होंने परसों सिक्योरिटी वापस ली, फिर इन्होंने सिक्योरिटी के बाद जब इनका देखा, इन्होंने नोटिस दे दिया। मैं या मेरा वकील जरूर पेश होंगे जी परसों इंशाअल्लाह ताला। ऐसी क्या बात है, हमने क्या किया? अभी तो जमीन ही नहीं बिकी, तो जमीन ही नहीं बिकी तो अभी क्या हो गया? अभी तो वो पैसे देगा तो फिर उसके नाम जमीन होगी। अच्छा शेख रशीद साहब, एक जानिब तो वफाकी और सूबाई वज़रा इस्तीफ़े दे के इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं, आप चूँकि लाहौर में काफ़ी मुतहरिक हैं, तो क्या ये पेशगी उसमें रुकावट साबित होगी? कोई रुकावट साबित नहीं होगी जी। लोगों ने फैसला कर लिया है इमरान खान के लिए, और ये जो धांधली करेंगे, खराबी करेंगे, ये खराब होंगे, इमरान खान की खिदमत करेंगे। इनकी बेवकूफ़ियों की वजह से, इनकी नाहजी और कोताहियों की वजह से इमरान खान अब इस मुल्क का लीडर है। जो मर्जी कर लें, वो तो सिर्फ बंदा लीडर नहीं बनता। इनको इज्जत नहीं मिल रही, ना मिलेगी। ये खराब होंगे, बहुत फिक्र खराब होंगे, और ये इतने खराब होंगे कि जो असल एजेंडा है उस पर ये इनको समझ नहीं है। ये सारे असल एजेंडा शुरू हो चुका है, असल एजेंडा कुछ और है। कल मैं 3 बजे लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा इंशाअल्लाह, और हाई उसकी कोर्ट में जाने से पहले। बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब आपके वक्त का। नवीद चौधरी साहब सीनियर तजियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब वक्त देने के लिए। जैसा कि शेख रशीद साहब की आप बात सुन रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि अभी तो सौदा मुकम्मल ही नहीं हुआ था और उसमें भी गबन का इल्ज़ाम लगा दिया गया है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये तो एंटी करप्शन वालों ने अगर शेख साहब को बुलाया है तो वो इनसे जवाब तलब करेंगे और शेख साहब अपना मौका पेश करेंगे। रिंग रोड के हवाले से बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि यहाँ जिस पर भी मुकदमा बनता है वो ये कहता है कि भाई मेरा तो इससे ताल्लुक ही कोई नहीं। बाज़ गलत मुकदमा भी बनते हैं, जैसे राना खान पर जो रेड डाली गई, वो साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात को फवाद से उन्होंने टीवी पर बैठ के बता दिया कि वो कि उन्होंने डरवाई थी और वो जाल साजिशी फ्रॉड था। और बाद जगह करप्शन के केसेस होते हैं, बात जगह लोगों के कारोबारी मामला होते हैं, उनको चला जाता है। शेख साहब तो खुद देखते रहे हैं कि किस तरह के केस बनते रहे हैं और कैसे मामला होता रहा है। तो अगर तो एंटी करप्शन सीरियस है इस मामले में,
तो हमें यकीन रखना चाहिए कि उन्होंने मुकम्मल तहकीकात करने के बाद सोच समझ कर शेख रशीद साहब को कॉल किया होगा और ये केस आगे बढ़ जाएगा। और अगर एंटी करप्शन ने सिर्फ उनको बुला के कोई ड्रामा धमकाना है, ये मकसद भी हो सकता है, तो फिर शायद बात आगे ना जाए। बाकी इंसान जिस माशरे में रह रहा होता है और अपने मालियाती अमूर और दीगर काम कर रहा होता है, वहाँ बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पर केसेस बन जाते हैं। तो देखना तो ये है कि केस एंटी करप्शन वालों का कितना स्ट्रांग है और वो क्या कहते हैं। शेख साहब को गालिबन जुम्मे को बुलाया, उस दिन वो जो सवाल जवाब होंगे उससे सूरत और वाज़ेह होगी। ठीक है नबी चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फरहद शहजादी और एहसन जमील समेत 19 करीबी साथी नैब के रेडार पर हैं। 20 जुलाई को डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन अदील अहमद के रूबरू सुबह 10 बजे पेश उन्हें किया। एडिशनल डायरेक्टर स्टाफ आफ्ताब अहमद ने डीजी नैब लाहौर की हिदायत पर कॉल अप नोटिस जारी किया। फरहद शहजादी और चौधरी एहसन जमील के बिजनेस पार्टनर्स को कॉल अप नोटिस जारी किए गए हैं। मजीद तफसीलात राव दिलशाद हुसैन से जानते हैं। राव दिलशाद बताइए। नैब लाहौर की जानिब से साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरहद शहजादी अल मारूफ फरा गोगी को और इनके शोहर एहसन जमील गुज्जर समेत ये 19 जो अफराद हैं, इनको नैब के हवाले से दवा वसूल करवाया गया है। आपको ये बताएं कि इनके खिलाफ जो इंक्वायरी शुरू की गई है वो नैब की जानिब से जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत जो है वो इंक्वायरी शुरू की गई है, क्योंकि इन तमाम अफराद के जो अकाउंट्स हैं ट्रांजैक्शन मशकूक करार दी गई हैं। आपको ये बताएं कि नैब लाहौर ने 20 जुलाई को डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन नैब लाहौर अदील अहमद 10 बजे पेश होने का हुक्मनामा जारी किया है, जबकि एडिशनल डायरेक्टर स्टाफ आफ्ताब अहमद ने डीजी नैब लाहौर की हिदायत पर कॉल अप नोटिस भी जारी किए हैं। फरहद शहजादी अल मारूफ फरा खान गोगी और चौधरी एहसन जमील गुज्जर को जो वो 20 जुलाई को हुक्मनामा तलबी जारी किया गया, जबकि इनके जाहिर बेग, मिस्टर मुनीर, आसिफ वकार को 15 जुलाई को तलब किया गया, जबकि मोहम्मद फरीद को 14 जुलाई को तलब किया गया। इसी तरह से अहमद मंसूर को भी 14 जुलाई को तलब किया गया, जबकि साजिद हुसैन, मोहम्मद नईम को 15 जुलाई को तलब किया गया है। इसी तरह से हामिद हमीद चौधरी, असद मजीद को 14 जुलाई को तलब किया गया, जबकि शहजाद अहमद, मोहम्मद अनवारुल हक और नासिर नवाज को भी 14 जुलाई को तलब किया गया है। इसी तरह से साजिद हुसैन को 15 जुलाई, जबकि मोहम्मद नईम को 15 जुलाई और इसी तरह वकास रिफत और शानदाना अवान को 19 जुलाई को जो तमाम दस्तावेजात के साथ नैब लाहौर के डिप्टी डायरेक्टर अदील अहमद के रूबरू पेश होने की कॉल अप नोटिस जो हैं वो जारी किए गए हैं। आपको ये बताएं कि ये इंक्वायरी का आगाज किया गया नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत, जबकि जो इल्जामात हैं तमाम अफराद पर वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत जो है वो सामने आए हैं। जी ठीक है राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। नैब में बड़े पैमाने पर ग्रेड 18 और 19 लेवल के एडिशनल और डिप्टी डायरेक्टर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। कायम मकाम चेयरमैन नैब की हिदायत पर डायरेक्टर HRM इमरान सुहेल ने तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल डायरेक्टर मुफ्ती अब्दुल हक का नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद से नैब लाहौर तबादला किया गया। एडिशनल डायरेक्टर नैब लाहौर आफ्ताब अहमद का नैब लाहौर से नैब कराची तबादला किया गया। एडिशनल डायरेक्टर नैब लाहौर मोहम्मद असगर का नैब लाहौर से नैब सखर तबादला किया गया, जबकि एडिशनल डायरेक्टर नैब लाहौर नदीम अहमद शाहिद का नैब लाहौर से नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद तबादला किया गया है। एडिशनल डायरेक्टर नैब लाहौर खावर इलियास का नैब लाहौर से नैब बलोचिस्तान तबादला किया गया है, जबकि एडिशनल डायरेक्टर नैब कराची शहजादा इम्तियाज़ अहमद का नैब कराची से नैब इस्लामाबाद तबादला किया गया। एडिशनल डायरेक्टर नैब कराची हारून रशीद का नैब कराची से नैब KP तबादला किया गया। एडिशनल डायरेक्टर नैब KP जाहिर शाह का नैब KP से नैब मुल्तान तबादला किया गया, जबकि फैसल कुरैशी का नैब बलोचिस्तान से नैब रावलपिंडी, हिना सईद का नैब बलोचिस्तान से नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद। एडिशनल डायरेक्टर नैब मुल्तान मोहम्मद उमर खान का मुल्तान से रावलपिंडी। एडिशनल डायरेक्टर नैब सखर तारिक खान का नैब सखर से लाहौर तबादला किया गया। इसके साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर नैब रावलपिंडी मोहम्मद सलीम खान का नैब बलोचिस्तान तबादला किया गया। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए जारी वोटर लिस्टें चैलेंज कर दी। जस्टिस साजिद महमूद सेठी कल
ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ درخواست میں الیکشن کمیشن، صوبائی الیکشن کمیشن اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو فریق بنایا گیا۔ لاہور میں انتخابی حلقوں میں ووٹر لسٹوں میں رد و بدل کر کے فراڈ کیا جا رہا ہے۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا۔ دوسرے حلقوں میں منتقل کرنے پر درخواستیں بھی دی مگر سنوائی نہیں ہوئی۔ ضمنی انتخابات کے حلقوں میں دوسرے حلقوں کے ووٹر کو لسٹوں میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے ضمنی انتخابات کے لیے جاری ووٹر لسٹیں چیلنج کر دی ہیں۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی کل ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست پر سماعت کریں گی۔ درخواست میں الیکشن کمیشن، صوبائی الیکشن کمیشن اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو فریق بنایا گیا۔ نئے مالی سال کا آغاز ہو گیا لیکن ترقیاتی بجٹ کے لیے فنڈز کا اجرا نہ ہو سکا۔ پنجاب حکومت نے 685 ارب روپے کا تاریخی ترقیاتی بجٹ دیا مگر فنڈز کے اجرا میں فیصلہ نہ ہو سکا۔ نئے مالی سال کا آغاز ہو چکا ہے لیکن ترقیاتی بجٹ کے لیے فنڈز کا اجرا ابھی تک نہ ہو سکا۔ پنجاب حکومت نے 685 ارب روپے کا تاریخی ترقیاتی بجٹ دیا مگر فنڈز کے اجرا میں فیصلہ نہ ہو سکا۔ نئے مالی سال کا آغاز تو ہو چکا ہے لیکن ابھی تک فنڈز کا اجرا نہیں کیا گیا ہے۔ نئے مالی سال کا آغاز ہوتے ہی جاری ترقیاتی منصوبوں پر فنڈز کا اجرا کر دیا جاتا ہے۔ علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ علی، کیا وجوہات ہیں ابھی تک فنڈز کا اجرا کیوں نہیں ہوا؟ جی بالکل، ماضی میں تو یہی پریکٹس تھی کہ جب نئے مالی سال کا آغاز ہوتا ہے تو 1 یا 2 جولائی کو باقاعدہ آن لائن بجٹ ریلیز کر دیا جاتا ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لیے، لیکن نئے مالی سال 2022-23 کا آغاز ہو چکا ہے اور ابھی تک فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے آن گوئنگ منصوبوں کے لیے وہ ابھی تک ریلیز نہیں کیا جا سکا۔ اب پنجاب میں 685 ارب روپے کا ایک تاریخی بجٹ پنجاب حکومت کی طرف سے دیا گیا، لیکن اس میں سے جو 300 سے زائد ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ جو جاری ترقیاتی منصوبہ جات کے لیے ریلیز کرنا ہوتا ہے وہ ابھی تک فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ریلیز نہیں ہو سکا۔ اب اس پر محکمہ خزانہ پنجاب اور PND بورڈ سے موقف لیا گیا تو ان کا موقف یہ تھا کہ ابھی تک ان کو حکومت کی طرف سے کوئی آرڈر جو ہے وہ نہیں ملا کہ وہ بجٹ ریلیز کریں۔ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 685 ارب روپے کا بجٹ ہے اور اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ کس حد تک سست روی کا شکار ہوگی، کیونکہ ابھی تک بجٹ جو ہے وہ ریلیز نہیں کیا گیا اور اس پر کانٹریکٹرز بھی بارہا رابطہ کر چکے ہیں، کیونکہ بیشتر منصوبے جو جاری ہیں ان کے لیے فنڈز کی اشد ضرورت ہے اور فنڈ ان کو چاہیے، تو وہ پنجاب حکومت سے رابطہ بھی کر رہے ہیں اور فائنانس ڈپارٹمنٹ سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، لیکن بجٹ جو ہے وہ ریلیز نہیں ہو پا رہا۔ اور اگر ان جاری منصوبہ جات پر بجٹ جو ہے وہ ریلیز نہیں ہوتا تو اس سے پروجیکٹ سست روی کا شکار ہوگا اور سست روی کے ساتھ ساتھ ان کی کاسٹ جو ہے وہ بھی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ٹھیک ہے علی، آپ کا بہت شکریہ۔ مہنگائی نے شہریوں سے عید الاضحیٰ پر قربانی کرنے کی استطاعت بھی چھین لی۔ اس سال گزشتہ سال کی نسبت 25 سے 30% کم کھالیں چمڑا منڈی میں آئیں۔ چمڑا منڈی میں قربانی کے جانوروں کی کھالیں 25 سے 30% تک کم آئیں۔ بڑے جانور کی 1,75,000، چھوٹے جانور کی 2,50,000 کھالوں میں کمی ہوئی۔ گزشتہ سال بڑے جانور گائے، بھینس، اونٹ کی 6 لاکھ تک کھالیں جمع ہوئی تھیں۔ ابتدائی اعداد و شمار پر 1,75,000 کمی کے ساتھ بڑے جانور کی 4,25,000 کھالیں جمع ہوئیں۔ چمڑا منڈی میں قربانی کے جانوروں کی کھالیں 25 سے 30% تک کم لائی گئیں۔ بڑے جانور کی 1,75,000 جبکہ چھوٹے جانور کی 2,50,000 کھالوں کی کمی ہوئی۔ گزشتہ سال بڑے جانور گائے، بھینس، اونٹ کی 6 لاکھ تک کھالیں جمع ہوئی تھیں۔ ابتدائی اعداد و شمار پر 1,75,000 کمی کے ساتھ بڑے جانور کی 4,25,000 کھالیں جمع۔ گزشتہ برس چھوٹے جانور چھترا، دمبا اور بکروں کی 9 لاکھ کھالیں جمع ہوئیں۔ رواں سال 2,50,000 کمی کے ساتھ چھوٹے جانوروں کی 6,50,000 کھالیں جمع ہو سکیں۔ گائے یا بیل کی کھال 2,500 سے 3,000 روپے تک فروخت ہوئی۔ بکرے کی کھال 400، چھترے کی 60 روپے میں فروخت ہوئی۔ بھینس کی کھال 1,200 اور اونٹ کی کھال 600 روپے تک فروخت ہوئی۔ 18 جولائی کو ملک گیر ہڑتال کا معاملہ۔ سیکٹری انفارمیشن پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن خواجہ عاطف کی زیر صدارت عہدیداران کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں لاہور میں پیٹرول پمپس کی بندش کے بارے میں لاہ عمل تیار کیا گیا۔
सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ख्वाजा आतिफ का कहना है कि डीलर्स के मार्जिन को 6% करने का एक एजेंडा मुतालिबा है। मुतालिबा पूरा ना होने तक शहर भर के पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। 18 जुलाई को मुल्कगीर हड़ताल का मामला है। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ख्वाजा आतिफ की ज़ेर सदारत अहदेदारान का इजलास हुआ और इस इजलास में लाहौर में पेट्रोल पंप्स की बंदिश के बारे में लाहे अमल तैयार किया गया। मज़ीद तफसीलात सईद अहमद सईद से जानते हैं। सईद बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की तरफ से 18 जुलाई को हड़ताल की कॉल है वो दे दी गई है। मौक़िफ़ यही इख्तियार किया गया है कि जो मार्जिन का वादा किया था हुकूमत वक़्त ने उसे 6% करने का, वो पूरा नहीं किया गया। उसके ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज की कॉल है वो दी गई है, जिसमें लाहौर समेत मुल्क भर के जो पेट्रोल पंप हैं वो 18 जुलाई को मुकम्मल तौर पर बंद है वो होंगे। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ख्वाजा आतिफ मौजूद हैं, से बात करेंगे। जी ख्वाजा साहब, पहले भी चंद माह कबल एहतजाज की कॉल दी गई, एहतजाज किया भी गया भरपूर, अब दोबारा कॉल दी गई है, आखिर क्या वजह है? क्यों शहरियों को, लाहौरियों को पेट्रोल से आप महरूम करना चाह रहे हैं? जी शुक्रिया। सिटी 42 ने हमेशा की तरह लीड लेते हुए सबसे पहले इस इशू को उजागर किया है। हमारा गवर्नमेंट के साथ ये एग्रीमेंट हुआ था, प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ उन्होंने हमें कुछ मार्जिन दे दिया था 99 पैसे का, और उसके बाद उन्होंने हमसे वादा किया था कि 30 जून तक हम आपका बाकी मार्जिन जो है 6% वो कर दिया जाएगा। उसके बाद हम ज़िम्मेदार शहरियों के तौर पे हमने नई गवर्नमेंट आई है उनको इन राइटिंग भेजा लिख के। उसके बाद हमारी जो स्टेट मिनिस्टर हैं मुसद्दिक मलिक साहब, उनसे मीटिंग भी हुई। उन्होंने कमिट किया जी कि हम 5 से 7 दिन में आपका इशू रिज़ॉल्व कर देंगे। उसके बाद जो अगला उससे है वो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, उसके बाद उन्होंने टेलीफोन कॉल्स लेनी बंद कर दी। अब हमारे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है कि हम अपना ये कारोबार, चूँकि ये वाइबल नहीं रहा और इन्वेस्टमेंट हमारी 3 गुना हो गई है, तो लिहाजा ये कारोबार हम नहीं कर सकते। तो ये राइट तो है ना कि अगर हमें लॉस हो रहा है तो हम अपना कारोबार बंद करें। साहब ये बताएं, आखिर क्या वजह है कि आप 6% मार्जिन बढ़ाने की बातें कर रहे हैं? उसके पीछे अहम अवामिल क्या है, तो ये बता दें। दूसरा, अगर 6% आपको मार्जिन बढ़ता है तो क्या ये इसका असर आम शहरी पर, आम खरीदार पर पड़ेगा? नहीं, देखें उसमें गवर्नमेंट अपने जो सारे टैक्सेस हैं वो तो ले रही है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट इसको आप लेना अपनी सैलरीज़ के लिए, अपनी फैसिलिटीज़ के लिए गवर्नमेंट अपने तमाम टैक्सेस ले रही है। और जहाँ पे इतना इन्होंने 3 गुना बढ़ा दिया है अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, तो जब एक जो बैकबोन है, हम देखें कि हमारे घर में मैयत भी बड़ी होती है, हमारे घर में खुशी भी है, हम 365 डेज़ अ ईयर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कम अज़ कम सुतीली माँ का हुकूमत को हमारे साथ सलूक नहीं करना चाहिए। और ये सिर्फ आपने तो लाहौर और पाकिस्तान की बात की है, मैं आपके चैनल के ज़रिए तमाम जो टूरिस्ट लोग हैं उनको भी ये वार्न करना चाहता हूँ कि जितना नॉर्दर्न एरिया है, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, कहीं पे भी फ्यूल नहीं मिलेगा 18 को। तमाम पेट्रोल पंप्स ऑल ओवर द पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर और नॉर्दर्न एरिया में बंद होंगे। जी बिल्कुल, पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन की तरफ से जो ऐलान किया गया 18 जुलाई को, पीछे अहम अवामिल यही हैं कि एक तो जो 25,000 रुपये कम से कम उजरत की गई, उसके बाद पेट्रोल पंप डीलर के ऊपर जो अखराजात में इजाफा हुआ, उसके बाद जो बिजली का यूनिट है वो भी 3 से 4 गुना में इजाफा होने के बाद उसके एक्सपेंस भी ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से ये मुतालबा किया गया है कि उसका जो मार्जिन है पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन का वो 6% किया जाए। अगर इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता तो 18 जुलाई को लाहौर समेत मुल्क भर के जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर मुकम्मल तौर पर पेट्रोल की सेल है वो बंद होगी। सईद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर चौधरी नुमान मजीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। नुमान मजीद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तो पेट्रोल पहले ही इतना महंगा है कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर है, अगर आप पेट्रोल देना ही बंद कर देंगे तो गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? जी, हमने इसलिए जो अपने ना पेट्रोल पंप पे बैनर पहले से आवेजा कर दिए ताकि अवाम को पता लग जाए, अवाम पहले से ना अपनी टंकियाँ फुल करा दे, ताकि क्योंकि हम काफ़ी कोशिश की, हमने गवर्नमेंट के साथ हमारे मुज़ाकरात हो जाए। गवर्नमेंट का हमारे साथ वादा था कि वो नवंबर में उन्होंने वादा किया था कि आपका जो है ना जून में मार्जिन जो है 6% पर जो है ना वो कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है इसके ऊपर कोई अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। इस वजह से हमने ये बड़ी मुश्किल से ये फैसला लिया है। हम भी नहीं चाहते कि अवाम तंग हो और जो है उसके ऊपर कोई मज़ीद बोझ पड़े।
تو یہ بتائیے گا کہ اب حکومت کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ مارجن کیوں نہیں بڑھایا جاتا؟ کوئی موقف دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے؟ جی ہمارے جو چیئرمین عبدالسمیع خان صاحب انہوں نے 2 سے 3 بار جو ہے وہ لیٹر لکھا ہے وزارت پیٹرولیم کو نا، لیکن انہوں نے جو ہے نا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا. ایک دفعہ انہوں نے میٹنگ طے کی ہے لیکن اس میں بھی تھوڑے بہت مذاکرات طے پائے، لیکن بعد میں پھر پتہ لگا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ جو پروڈکٹس ہیں وہ ڈی ریگولیٹ کرنے جا رہی ہے، یعنی کہ پیٹرول اور ڈیزل ڈی ریگولیٹ ہو جائے گا. تو اور اس کے مزید جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا. ہم لوگ جو ہے ڈی ریگولیٹ. ٹھیک ہے چودھری نعمان مجید صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حکومت پنجاب نے تمام ایسیز کو خبردار کیا کہ جو اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول نہیں کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور اسے تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. اشیاء کی قیمتیں کنٹرول نہ کرنے پر فیلڈ افسران کے تبادلے زیر غور ہیں. تفصیلات کیسر کھوکھر سے جانتے ہیں. کیسر بتائیے گا. جی حکومت پنجاب نے فیلڈ افسران جن میں اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ہیں ان کو خبردار کیا ہے کہ وہ اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کریں اور مہنگائی پر قابو پائیں. اس حوالے سے جو اے سی جو ہے وہ اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول نہیں کریں گے، منڈیوں کے دورے نہیں کریں گے اور جن کے پرائس ہائی کو چیک نہیں کریں گے، بازاروں مارکیٹوں میں اشیاء کی قیمتیں جو ہے وہ ان کی لسٹیں جو ہے وہ ویزا نہیں کرائیں گے اور سرکاری نرخ ناموں کے مطابق جو ہے وہ آلو، پیاز، مٹر، سبزیاں، دالیں، چکن اور دیگر جو یوٹیلیٹی سٹور کا سامان ہے، سبزیوں کا سامان ہے یا کریانہ سٹور کا سامان ہے وہ فروخت یقینی نہیں بنائیں گے، انہیں تبدیل کر دیا جائے گا. اس حوالے سے حکومت پنجاب نے تمام اے سی کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی کارکردگی بہتر کریں اور اشیاء کی کنٹرول کریں اور اشیاء کی قیمتوں کو چیک کریں، بازاروں منڈیوں کے دورے کریں اور گوشت کی دکانیں جو سبزی کی دکانیں ہوتی ہیں وہاں پر اس بات کو، اور کریانہ سٹور جو ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہاں پر جو اشیاء کی قیمتوں کی لسٹ ہے وہ اویزہ ہے اور جو لسٹ اویزہ ہے اس کے مطابق جو ہے صارفین کو اشیاء مل رہی ہیں، کوئی مہنگی اوور چارجنگ نہیں ہو رہی. اور اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ جو اوور چارجنگ کرتے ہیں یا جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کرائی جائے اور زیرو ٹالرنس دکھائی جائے. اوور چارجنگ اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کری جائے، گرفتار کیا جائے اور ان کی دکانوں کو کیا جائے. کیسر کھوکھر بہت شکریہ آپ کا. محکمہ پرائمری ہیلتھ نے جنرل اور اسپیشلسٹ کیڈر ڈاکٹرز کی ٹرانسفر پوسٹنگ پالیسی جاری کر دی ہے. بنیادی اور دیہی مرکز صحت تحصیل ہسپتال میں سیٹ موجود ہونے پر پوسٹنگ ہو سکے گی. دیہی مرکز صحت پر 3 سے کم ڈاکٹرز ہونے پر کسی کا تبادلہ نہیں ہوگا. ٹی ایس کیو سے صرف متبادل کنسلٹنٹ موجود ہونے پر تبادلہ ہو سکے گا. ڈی ایس کیو سے بھی کنسلٹنٹ کی شارٹیج نہ ہونے کی صورت میں ہی تبادلہ ہوگا. نئی پالیسی کا مقصد علاج گاہوں میں ڈاکٹرز کی موجودگی ہر صورت یقینی بنانا ہے. محکمہ پرائمری ہیلتھ نے جنرل اور اسپیشلسٹ کیڈر ڈاکٹرز کی ٹرانسفر پوسٹنگ پالیسی جاری کر دی. بنیادی اور دیہی مرکز صحت تحصیل ہسپتال میں سیٹ موجود ہونے پر پوسٹنگ ہو سکے گی. تفصیلات زاہد چودھری سے جانتے ہیں. زاہد چودھری ڈیٹیلز بتائیے گا. جی محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے جو علاج گاہیں ہیں سرکاری ان میں ڈاکٹرز کی موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے نئی ٹرانسفر پوسٹنگ پالیسی جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. اس نئی ٹرانسفر پالیسی جو ہے وہ اس کے تحت جو بنیادی مراکز صحت ہیں ان سے کسی بھی دوسرے بی ایچ یو میں جو ہے وہ جنرل کارڈر ڈاکٹرز کی جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو سکے گی، لیکن سیٹ اویلیبل ہونا ضروری ہے. اسی طرح جو دیہی مراکز صحت ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ سیٹ کی جو ہے وہ اویلیبلٹی کے اوپر ٹرانسفر پوسٹنگ ہو سکے گی، لیکن کسی بھی آر ایچ سی میں اگر ڈاکٹرز کی تعداد جو ہے وہ کسی ٹرانسفر پوسٹنگ سے 3 سے کم ہوگی اس صورت میں جو ہے وہ تبادلہ نہیں ہو سکے گا. جبکہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال اور جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہیں ان میں بھی جو ہے وہ جو کنسلٹنٹس کی جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے وہ صرف اس صورت میں ہوگی کہ اگر تحصیل ہسپتال سے کوئی کنسلٹنٹ کسی دوسری جگہ اپنا تبادلہ کروانا چاہتا ہے تو اس کا متبادل اسی اسپیشلٹی کا دوسرا کنسلٹنٹ جو ہے وہ ٹی ایچ کیو میں موجود ہونا چاہیے، ورنہ یہ تبادلہ نہیں ہو سکے گا. جبکہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں بھی صرف اسی صورت میں کسی کنسلٹنٹ کو جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکے گا اگر وہاں پہ جو ہے وہ ایکیوٹ شارٹیج جو ہے وہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ جو نئی پالیسی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کنسلٹنٹس اور جو جنرل کارڈر ڈاکٹرز ہیں بی ایچ یو آر ایس سی کے اوپر اور اسی طرح ٹی ایچ کیو ڈی ایچ کیو میں ان کی جو کمی ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، ان کی موجودگی کو یقینی بنایا جا سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے.
डिफेंस में तशद्दुद का निशाना बनने वाले 6 साला घरेलू मुलाजिम अदनान को ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। अदनान का भाई 10 साला कामरान मालिकान के बेहमाना तशद्दुद से 2 रोज़ कबल जाँ बाक हुआ था। तफसीलात इस्तार खान से जानते हैं। इस्तार, डिटेल्स बताइएगा। के इलाके में 2 कमसिन घरेलू मुलाजमीन सगे भाइयों पर मालिकान के तशद्दुद के मामले में पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने 6 साला अदनान को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया है। जरूरी कानूनी कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने इस बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया, जहां पर इसकी परवरिश की जाएगी। पुलिस का कहना है कि इस वाक़े में 2 रोज कबल अदनान का बड़ा भाई 10 साला कामरान जो है वो मालकान की जानिब से बहिमाना तशद्दुद के बाइस जाँ बहक हुआ था और इस वाक़े का वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी नोटिस ले रखा है। अब तक 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 2 मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी, 2 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।